बाजार बोलता है। इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करेंगे कि एफआईज ने कल के दिन में क्या एक्टिविटी की है और डीआईज का किस तरह का रुझान वहां से डेटा के तौर पर बनता हुआ दिखाई दिया। साथ ही ग्लोबल इंडिसेस पर भी बात करेंगे और गेनर्स लूजर्स की भी बात करेंगे कि कौन से गेनर्स और लूजर आज के मार्केट में देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले एफआईज डीआईज की डेटा को पढ़ लेते हैं एक बार कि कल के सत्र में किस तरह का एफआईज डीआईज का रुझान देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर देखें तो एफआईज और डीआईज दोनों ने ही खरीदारी की, लेकिन कल एफआईज थोड़े शांत थे। कल डीआईज ने एक अच्छी खरीदारी की है। करीब 2867 करोड़ रुपए की डीआईज की बाइंग देखने के लिए मिली है। उसी का इम्पैक्ट भी शायद आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी का एक इंडिकेटर है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी डीआईज की बाइंग आती है तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप की जो बाइंग होती है वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होती है और उसी का एक इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने स्क्रीन पर बोला कि आज छोटे शेयरों में कुछ खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डाल लेते हैं एक बार कि किस तरह का रुझान वहां पर देखने के लिए मिल रहा है, तो ग्लोबल इंडिसेस में देखें तो डाउ तो फ्लैटिश साइड पर बंद हुआ ऑन द नेगेटिव साइड एंड शंघाई हैंसेंग यहां से कुछ रिकवरी के संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। लगातार इसमें लाल निशान बना हुआ है। निकाई में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है, करीब 2% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी में भी एक अच्छा उछाल की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि 0.17% है, केवल 5 अंक की बढ़त। लेकिन आज निकाई स्टार परफॉर्मर जहां पर कि करीब 2% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। गेनर्स लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं कि कौन से आज के टॉप गेनर्स हैं, कौन से शेयर्स में स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। तो एलटी फूड्स, बॉम्बे बर्मा, एमआरपीएल, केआरबीएल और चेन्नई पेट्रोल, यानी कि आज अगर आप एक रुझान बनता हुआ देखें तो रिफाइनिंग कंपनीज में एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोल है और साथ ही चावल कंपनीज पर खबर भी है एक्सपोर्ट को लेकर, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि एलटी फूड्स और केआरबीएल में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। साथ ही लूजर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कौन से आज के मार्केट में ऐसे शेयर हैं जो कि बढ़त के बावजूद भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। तो बंधन एस&पी ईटीएफ, ये तो ईटीएफ है तो यहाँ पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन रेलटेल, एचबीएल पावर, टेक्स रेल, ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहाँ पर कि लगातार तेजी बनी हुई थी और आज के सत्र में कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने के लिए मिल रही है। एलिवालिया कॉन्ट्रैक्ट और एक ऐसा शेयर जहाँ पर कि स्ट्रेंथ खोते हुए कुछ एक ग्लोबल खबरें भी हैं, उन पर भी एक बार नज़र डालते चलते हैं कि क्या कुछ इम्पैक्ट उनका देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक बातें आ रही थी कि जो बाइडन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो हो सकता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो लड़ाई है उसमें शायद शामिल नहीं हो पाएंगे। उनको लेकर काफ़ी कुछ बातें आ रही थी, उन्हीं की पार्टी में विरोध हो रहा था, लेकिन उन्होंने कल ये बात साफ की कि वो पक्का तरीके से तैयार हैं और नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए और ट्रंप से फाइट वो करेंगे। तो एक अच्छी बात अमेरिकन राजनीति के लिए, जो कि एक जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी वो कुछ हद तक क्लैरिटी मिली है। हालांकि अभी भी ये माना जा रहा है कि पार्टी में इस तरह का विरोध चल रहा है अभी भी उनकी इस बात पर भी। साथ ही अगर देखें तो फैड पर इंटरेस्ट रेट कट करने का भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो कुछ हद तक कूल ऑफ हो रही है, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी जो मैक्रो इंडिकेटर हैं वो अब उतने सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से फेड के गवर्नर पर ये प्रेशर पड़ता जा रहा है कि सितंबर में आप इंटरेस्ट रेट कट करें। उसका भी जायजा लेंगे कि कौन से शेयर्स होंगे जो कि इंडियन मार्केट में प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही मोदी और पुतिन की कल मुलाकात हुई और उसमें प्राइवेट डिनर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहाँ पर पुतिन के यहाँ पर और काफ़ी कुछ बातें हुई हैं। उनसे जुड़े हुए शेयर्स पर बात करेंगे। साथ ही चीन का सेंट्रल बैंक सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने का एक प्रपोजल आया है, जिसका इम्पैक्ट जो होगा वो मेटल शेयर्स पर देखने के लिए मिल सकता है। तो शुरुआत पहले करते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल पर, जहां पर कि अमेरिकन राजनीति और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। शरद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद सर, अगर अमेरिका में क्लैरिटी मिलती है इंटरेस्ट रेट को लेकर और राजनीतिक जो उठापटक चल रही है उसको लेकर, तो सर कैसे देख रहे हैं इंडियन आईटी शेयर्स जिनका मेजर चंक वहां से आता है रेवेन्यू के तौर पर? जी देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए विवेक जी, पहले भी इस तरह का डिस्कशन जब कभी भी आया है निफ्टी आईटी में, पहले से मैं बुलिश रहा हूँ। मैंने लगभग 4 जून के आसपास ही एक बुलिश व्यू निफ्टी आईटी में शेयर किया था। मुझे लगता है कि शायद ये बुलिशनेस कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें तो जिस तरह का परफॉर्मेंस है निफ्टी आईटी का, वहां पर मुझे लगता है कि अभी ये स्ट्रेंथ काफी बनी रहेगी आने वाले समय में। कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां मैं लगातार बुलिश रहा हूं। परसिस्टेंट सिस्टम अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल Q4 का रेवेन्यू लगभग आप देखें तो डिसेंट एक 13-14% की वाई ग्रोथ।
अगर आप अदरवाइज भी देखें तो क्वार्टरली रेवेन्यू का करीब 2500 करोड़ का, वाईटीडी रेवेन्यू 10,000 करोड़ का क्लॉक होने लगा कंपनी का। मैंने करीब 3500 रुपए के आसपास की खरीद का लेवल दिया था। अभी भी मेरा टारगेट करीब 5800 रुपए का इसमें इंटैक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें कहीं ना कहीं एक मिड कैप में देखें तो एम्फैसिस की तरफ मेरा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव व्यू रहा है। उसके अलावा आप अगर देखें तो एफएल इंडिया, तो एफएल इंडिया में भी थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर काफी एक अच्छा चार्ट है। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई रेवेन्यू कंपनी ने कहीं ना कहीं क्लॉक किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रेवेन्यू कहीं ना कहीं बना बना रहेगा कंपनी का। और जी एप्पल की तरफ देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर अभी आगे का ट्रेंड इंटैक्ट है। और ऊपर मुझे लगता है 5-1% का अभी निफ्टी आईटी में यहाँ पर मूव अभी बाकी है। मुझे लगता था 4 जून के आसपास कि जो टारगेट से निफ्टी आईटी के वो मीट होते हुए दिखे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं एप्पल इंडिया को, तो करीब अगर दिसंबर क्वार्टर तक होल्ड किया जाए तो 1700 रुपए तक के भाव इसमें खुल सकते हैं। अभी करीब 1396, 1400 रुपए का भाव है। करीब 1300 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखी है। 1700 रुपए के टारगेट के लिए दिसंबर क्वार्टर तक होल्ड कीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर आईटी सेक्टर पर ब्रॉडर वे में एक व्यू मिल चुका है सर की तरफ से। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक मुलाकात हुई, जिसमें कि प्राइवेट डिनर पर भी प्रधानमंत्री इनवाइटेड थे और काफ़ी अच्छी ये मीटिंग रही है। उसको लेकर मार्केट में कयास लगाया जा रहा था कि डिफेंस शेयर और ऑयल को लेकर कुछ ना कुछ हो सकता है करार बनते हुए दिखाई दे, और उसका एक इम्पैक्ट जो होता है वो इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर और डिफेंस शेयर्स पर देखने के लिए भी मिला। डिफेंस शेयर्स पर तो कल हमने देखा था कि एक अच्छी तेजी बनी हुई थी, लेकिन आज क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर बात करता हूं। शरद सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कुछ लगता है कोई पर्टिकुलर कंपनी जो कि आपकी रडार पर हो ऑन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइड? देखिए, अब अगर आप देखें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिलेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। ओके। अगर आप कहीं ना कहीं देखें उसका बहुत सिंपल सिंपल रीजन है कि 4-5 स्टेट में इलेक्शंस हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह की मेजोरिटी मिली है एनडीए को, कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलेगा। मैं अभी बुलिश नहीं हूँ। एचपीसीएल में कहीं ना कहीं शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसके अंदर गिरावट आएगी 300 रुपए के लेवल तक। 300 से 290 तक इसमें एक बार गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है 350 के आसपास बड़े शॉर्ट्स हैं। क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखें तो नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस बनता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब तक कोई बहुत वीक, 1 वीक या 2 वीक की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ना आए ऑयल मार्केटिंग में, मुझे नहीं लगता कि विवेक जी यहाँ पर बाय का व्यू बनता हुआ दिखेगा। जी, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कोई ऐसा अच्छा भी व्यू नहीं है। सर का मानना है कि यहाँ पर रिफाइनिंग मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से रिजल्ट्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह की रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। काफ़ी कुछ सवाल भी आ रहे हैं। पुनीत शर्मा जी का सवाल इन्फीबीम पर आ रहा है। पुनीत जी, मैं आपका सवाल थोड़ी देर में लूँगा, क्योंकि हमारा एक खास सेगमेंट है आज जिसमें कि सारे मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी पर बात होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपके सवाल को जरूर लिया जाएगा सर। एक सवाल आ रहा है नैन्सी जी का, बोल रही हैं कि MOIL के इन्होंने 528 पर कुछ शेयर लिए हुए हैं। सर, क्या करना चाहिए इनको अब? जी देखिए, ट्रेंड इंटैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना बड़ा कोई प्रेशर है। 486, 486 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट इसके अंदर, स्टॉक के अंदर बना हुआ है। मुझे लगता है कि इनको बिल्कुल अभी बने रहना चाहिए। और 486 के आसपास अपना एक सपोर्ट, अपना एक स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है कि इसके अंदर ट्रेंड इंटैक्ट है। करीब आपको 700 रुपए तक के भाव दिखेंगे। आपको एक क्वार्टर सितंबर तक इसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल। तमाल सरकार जी का सवाल है सर, बोल रहे हैं जुपिटर वैगन इन्होंने लिए हुए हैं 727 रुपये के भाव के, 131 शेयर हैं। क्या करना चाहिए इनको अब? जी, तो देखिए जुपिटर वैगन में अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं आपको मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम कहीं दिखता नहीं है। अगर आप अदरवाइज भी कंपनी को देखें तो मुझे लगता है कि ऑपरेशनली कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अगर आप परफॉर्मेंस को देखें, टोटल इनकम वाई वाई 57% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। बिडा मार्जिन में बहुत अच्छा 60% का वाई वाई कहीं ना कहीं ग्रोथ है। और अगर आप रेलवे एंसिलरी में देखें तो वैसे भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रोबस्ट डिमांड है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से कंपनी के अंदर।
तो कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन आपको आने वाले समय में भी दिखाई देगा। थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होल्ड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेस काफी नीचे खिसक गया है। बेस करीब 600 रुपए के आसपास है, 700 रुपए का अभी भाव है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में 850 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है, लेकिन एक बार चॉपीनेस रह सकती है, क्योंकि इंडेक्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। 83% के आसपास लॉन्ग है एफआईएस के। पहले भी हमने देखा है 88%, 92% के आसपास से बड़ी गिरावट में इंडेक्स में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी शॉर्ट्स बिल्डअप हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसका असर सीधे सीधे मिड एंड स्मॉल कैप में पड़ता है। तो आप अननेसेसरी स्टॉप आउट हो जाएंगे। अगर कोई चॉपीनेस रहती है तो मुझे लगता है एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस आप रखें, 630 रुपए के आसपास। उसके नीचे जाए काट लीजिए, नीचे आपको कहीं मिले 530 600 के आसपास खरीद लीजिए। अगर आप दिसंबर क्वार्टर तक का व्यू लेके चलेंगे तो 850 के भाव जरूर आपको मिलेगा। जी। एक बड़ी खबर ये भी है कि चीन के सेंट्रल बैंक ने अपने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बॉन्ड परचेज करने की बात कही है। हालांकि चीन की इकोनॉमी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जो पहले भी स्टिमुलसेस दिए थे उनका कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिला। तो अब जो स्टिमुलस देगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जनरली ये माना जाता है कि चीन अगर अपने यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, अपने सिस्टम में लगातार कैश इन्फ्यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो कैश होता है वो डिमांड में कन्वर्ट होता है, और वो डिमांड मेटल की डिमांड पर कन्वर्ट होती है। जनरली तो मेटल के काउंटर्स या मेटल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन चीन की इकोनॉमी अभी भी इस खबर से भी चलने की कोशिश नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने चीन के मार्केट में देखा कि कल और आज दोनों ही दिन में ज़्यादा कुछ उछाल देखने के लिए नहीं मिला है। सर, कैसे देख रहे हैं मेटल कंपनीज, इंडियन मेटल कंपनीज, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस से काफ़ी ड्रिवन होती हैं? फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सेल, नाल्को, हिंद कॉपर। जी जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। कहीं ना कहीं बुलिशनेस मेटल में दिखाई दी है। अगर आप देखें तो अभी भी बुलिशनेस मेटल में कहीं ना कहीं बनी हुई है। एक काउंटर है जीएमडीसी। जीएमडीसी देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है अभी काफी कंसोलिडेट हो गया है स्टॉक काफी समय से, लगभग अक्टूबर के बाद से। अक्टूबर लास्ट ईयर से कंसोलिडेट हो रहा है, 3 एक क्वार्टर हो गए कंसोलिडेशन का। मुझे लगता है अब इसके अंदर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। आने वाले समय में एक बेस बना हुआ है करीब, अगर आप देखें तो 380 रुपए के आसपास, 426 का भाव है। मुझे लगता है ये ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है 550 रुपए की तरफ जा रहा है। 2 क्वार्टर का समय दीजिए, 480 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिए। चॉपीनेस रह सकती है, ठीक है। थोड़ा बाय कीजिए, थोड़ा नीचे गिरने पर बाय कीजिए और इसके अंदर बने रहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जीएमडीसी में सर की राय है कि यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड आपको मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी न्यूज़ है, चावल एक्सपोर्ट में ढिलाई देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर अभी तक चावल एक्सपोर्ट को कर्व किया हुआ था गवर्नमेंट ने, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चावल एक्सपोर्ट में ढील दी जा सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मानसून अब अच्छे से रिकवर हो रहा है। नई जो पैदावार होगी वो अक्टूबर में आ जाएगी, तो उससे पहले ही हो सकता है कि कुछ सरकार इंडिकेशन दे दे कि एक्सपोर्ट में ढील मिल सकती है। उसका इम्पैक्ट भी देखिए, आज सारे ही चावल काउंटर करीब 10 से 15, 20% तक चले हुए हैं। केआरबीएल करीब 10% ऊपर, एलटी फूड में करीब 9% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं कोहिनूर फूड पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। करीब ये शेयर मॉर्निंग के सेशन में काफ़ी अच्छा चल रहा था, करीब 5 से 7% ऊपर था। सर, चावल कंपनीज को कैसे देख रहे हैं, केआरबीएल, एलटी फूड, कोहिनूर फूड जैसी कंपनी? जी, मैं केआरबीएल को भी देख रहा हूँ। देखिए, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बासमती राइस का एक्सपोर्टर है। मेजर मार्केट इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह इसके लिए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 70 से 80% बिजनेस आता है जनरल ट्रेड से, और 20 से 25% ई कॉमर्स के द्वारा कहीं ना कहीं आता है। 6% का यूएस का मार्केट शेयर है। तो कंपनी एडिक्वेटली पॉइज्ड है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो बिल्कुल इसका फायदा सीधे सीधे केआरबीएल को मिलता हुआ दिखाई देगा। और काफी बीट एंड डाउन स्टॉक है। अगर आप देखें तो लगातार नवंबर 2022 के बाद से एक लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ स्टॉक चल रहा है। 334 का भाव है। बेस बन गया है स्टॉक में जी, मुझे लगता है 285 के आसपास अच्छा बेस बन गया है। बिल्कुल पहला टारगेट इसका कहीं ना कहीं 380, और दूसरा टारगेट मुझे लगता है 450, 450 के पास रहना चाहिए। क्योंकि ये विवेक जी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है कि रूरल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी सरकार बढ़ाने की कोशिश करेगी। इलेक्शन काफी स्टेट्स में है, पंजाब, बिहार, हरियाणा, राइट, कई सारे बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि कहीं ना कहीं आप देखिए एग्री एग्री कमोडिटी, राइट, एग्री केमिकल सेगमेंट यहाँ पर, और अदर देन दैट राइस,
शुगर, इन सब में कहीं सरकार कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगी जहां पर कि कहीं ना कहीं किसानों को फायदा हो और उस तरह से कंजम्पशन प्रोपेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे। तो बिल्कुल ये पर्टिकुलर प्ले बहुत अच्छा हो जाता है। 380 का पहला टारगेट, और मुझे लगता है पोजिशनली 450 तक के ही भाव दिख सकते हैं। 280 रुपए के पास स्टॉप लॉस रखिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर KRBL पर सर ने राय दे दी है और बड़े टारगेट्स और बड़े स्टॉप लॉसेस के साथ आपको यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, राहुल जी जुड़े हैं पुणे से। राहुल जी आए, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। गुड मॉर्निंग सर। सर को मेरे को नमस्ते बोल दें। जी सर, बिल्कुल। जी शरद सर। नमस्ते या जी, नमस्ते। एक्चुअली जी सर। या मेरे पास यूको बैंक है, 700 शेयर है, 56.50 में है। और एक महाराष्ट्र बैंक है, एक सेकेंड, जी महाराष्ट्र बैंक है 150 शेयर है, 65.85। मेरे को थोड़ा बताएंगे, आज यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है बट बहुत दिन से ये नेगेटिव में था। मेरे को वेट करना चाहिए या अभी निकल जाऊं? बिल्कुल शरद सर, बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज सरकारी बैंकों में कुछ हद तक पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दी है। यूको बैंक करीब 6% ऊपर है और महाराष्ट्र बैंक एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी करीब 5% का उछाल मिल रहा है। सर ये उछाल एग्जिट के लिए या होल्ड करने के लिए? जी नहीं, अगर मुझे लगता है, देखिए पहले भी मैंने यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कवर किया है। मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल बिजनेस देखें तो कहीं ना कहीं डिसेंट ग्रोथ है। डिपॉजिट में, एडवांसेस में आप 15-1% की ग्रोथ देखने की यूको बैंक में मिली है। रिटेल एडवांसेस बेहतरीन 15% के अराउंड ग्रो किए हैं। होम लोन में 21% की ग्रोथ है। व्हीकल लोन 30% के रेट से ग्रो किया। तो ऑपरेशनली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बेहतरीन। आप देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है करीब 5.5% के आसपास का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है ये सब लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डिंग करनी चाहिए, इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। एक कंसोलिडेशन है, आप देखिए, मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है क्योंकि जनवरी के बाद से एक बड़ा कंसोलिडेशन है। बट अगर आप चार्टिकली भी देखें तो इस तरह के कंसोलिडेशन यूजुअली प्राइस ब्रेकआउट्स देते हैं क्योंकि करेक्ट पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस करेक्ट पॉजिटिव ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस बना हुआ है। वीकली चार्ट्स पे देखें तो कहीं ना कहीं 10 वीक 20 वीक 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिसेंट सपोर्ट है। बने रहिए साहब। देखिए, एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए। अगर आपने नीचे खरीदा होगा कहीं, स्टॉप लॉस आपका आता है करीब 48 रुपए के आसपास। अभी 57 रुपए का भाव है। मुझे लगता है पोजिशनली स्टॉक में कहीं कोई वीकनेस नहीं है। 70 रुपए से लेकर के 80 रुपए के भाव आपको दिसंबर क्वार्टर तक देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए। सिमिलरली आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखें तो अभी वीकनेस नहीं आई है। हाँ, पिछले 7-6 वीक से कहीं ना कहीं सेल प्रेशर बना हुआ है, बट वो बैंक निफ्टी का भी असर है। देखिए, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल पे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक नहीं, बैंक निफ्टी को होल्ड किया था। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एचडीएफसी बैंक में है, बैंक निफ्टी चॉपी हो गया है और उसका असर अक्रॉस द बोर्ड दिखेगा। तो आप क्या होगा, इस चॉपीनेस में आप स्टॉप आउट हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन सर ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं। महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुझे याद पड़ता है शायद मैं कहीं ना कहीं 40-45 रुपए के भाव से इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बने रहें पोजिशनली। कहीं ना कहीं आपको 80-85 रुपए के भाव भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिखाई देंगे। जब तक ये 55 रुपए के नीचे ना जाए और सेटल ना करें नीचे, पोजीशन बेचिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। बिल्कुल, तो दोनों ही काउंटर पर आपको व्यू मिल गया सर। और उम्मीद करते हैं कि जो राय है यह आपको अच्छा पैसा बनवाने में मदद करेगी। नेक्स्ट जो खबर है वो काफ़ी बड़ी खबर है, आज ही आई है और एचडीएफसी डिफेंस फंड को लेकर उन्होंने एकमुश्त राशि और एसआईपी को बंद करने का ऐलान किया है। फिलहाल उसमें नए फंड वो नहीं लेंगे। 24 जुलाई से नए फंड्स नहीं लिए जाएंगे। जो अब एसआईपी और जो एकमुश्त राशि आती है वो 24 जुलाई तक चलेगी और जो एसआईपी है जो कंटिन्यूशन में चल रही हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन इस फंड को फिलहाल इसमें नया इनफ्लो वो नहीं चाहते हैं। शायद